डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। ये चैनल पूरी तरह से लूसेंट सामान्य ज्ञान पर आधारित गहन परीक्षा उन्मुख स्पष्टीकरण के लिए समर्पित है। आज हम भारत के इतिहास की यात्रा शुरू करेंगे और लूसेंट में दिए गए क्रम के अनुसार पहले 4 अध्यायों को विस्तार से समझेंगे। हमारा लक्ष्य केवल तथ्यों को पढ़ना नहीं है, बल्कि उन्हें इस तरह से समझना है कि वे एसएससी, रेलवे और सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं के लिए याद रहें। तो चलिए सीधे अध्याय 1 से ही शुरू करते हैं, भारत का इतिहास। तो सबसे पहले हमारे देश के जो अलग अलग नाम हैं, उनके पीछे की कहानी समझते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक जो ये भूभाग फैला है, उसे महाकाव्यों और पुराणों में भारतवर्ष कहा गया है। जी, जिसका अर्थ है भरत का देश, और यहाँ के निवासियों को भारती कहा गया, मतलब भरत की संतान। बिल्कुल। और ये नामकरण मतलब समय के साथ यहाँ आए लोगों से भी बहुत प्रभावित हुआ। जैसे कि प्राचीन ईरानी जब आए तो उन्होंने इसे सिंधु नदी से जोड़ा। अच्छा। उनकी भाषा में सा का उच्चारण ह होता है, तो वो सिंधु को हिंदू कहते थे, और धीरे धीरे यही नाम पूरे देश के लिए हिंदुस्तान बन गया। तो हिंदुस्तान नाम सिंधु नदी से आया है, और फिर यूनानियों का भी प्रभाव रहा। हाँ, उन्होंने सिंधु को इंदे कहा और अरबों ने इसे हिंद कहा। और इसी इंदे शब्द से जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारे देश को इंडिया कहना शुरू कर दिया। तो ये सारे नाम भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया अलग अलग ऐतिहासिक दौर की देन है। और यही पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो सीधे परीक्षाओं में पूछा जाता है। इतिहास को पढ़ने में आसानी हो, इसके लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। जी। ये जो वर्गीकरण है, ये सबसे पहले एक जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरियस ने किया था। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। क्रिस्टोफ सेलियस, ठीक है। तो चलिए इस अध्याय के जो मुख्य परीक्षा उन्मुख बिंदु हैं, उन्हें एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो एग्जाम फोकस के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। पहला सवाल तो यही बनता है, इंडिया शब्द किन लोगों की देन है? तो उत्तर है यूनानियों की। दूसरा, हिंदुस्तान शब्द का संबंध किस नदी से है? जवाब होगा सिंधु नदी से। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर है क्रिस्टोफ सेलेरियस को। बहुत स्पष्ट। अब जब हम इतिहास का विभाजन समझ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि हमें प्राचीन भारत के बारे में ये सारी जानकारी मिलती कहाँ से है? और यहीं से हमारा दूसरा अध्याय शुरू होता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। जी। तो प्राचीन भारत को जानने के हमारे पास मुख्य रूप से 4 तरह के स्रोत हैं। पहला, धर्म ग्रंथ। दूसरा, ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा, विदेशियों के विवरण। और चौथा, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, मतलब जो जमीन की खुदाई से चीजें मिली हैं। तो सबसे पहले धर्म ग्रंथों की बात करते हैं। भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ वेद है। जी, और इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों को मिलाकर संहिता कहा जाता है। बिल्कुल। सबसे पहले ऋग्वेद, ये ऋचाओं यानी मंत्रों का एक क्रमबद्ध संग्रह है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,462 ऋचाएं हैं। हाँ, और जो ऋषि इन ऋचाओं का पाठ करते थे, उन्हें होत्र कहा जाता था। ये टर्म पूछा जाता है। ऋग्वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के कुछ मंडल तो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि तीसरा मंडल। जी, जिसमें विश्वामित्र द्वारा रचित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और ये भी पूछा जाता है कि ये किस देवता को समर्पित है। तो ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अच्छा, और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। सही कहा। और 10वें मंडल का पुरुष सूक्त तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जी बिल्कुल। ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ के नियम और मंत्र हैं, और इसके पाठ करने वाले को अध्वर्यु कहते हैं। इसकी सबसे खास बात जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, वो ये है कि ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया एकमात्र वेद है। एग्जैक्टली। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है सामवेद। साम का अर्थ ही गान है। हाँ, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसकी ज्यादातर ऋचाएं ऋग्वेद से ही ली गई हैं। और चौथा और अंतिम वेद है अथर्ववेद, जिसे अथर्वा ऋषि ने रचा था। ये सबसे बाद का वेद है। इसमें आम जीवन से जुड़ी बातें हैं, जैसे रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह, प्रेम
और इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जी, जो उस समय की राजनीतिक संरचना को दिखाता है। तो वेदों के बाद उन्हें समझने के लिए और भी ग्रंथ लिखे गए होंगे। हाँ, वेदों की व्याख्या के लिए ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ लिखे गए और ये गद्य में है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से 13 को मूलभूत माना गया है। और यहीं से एक बहुत ही प्रसिद्ध सवाल आता है। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये तो बहुत बार पूछा गया है। जी, और वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की भी रचना हुई। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। और पुराणों का क्या स्थान है इसमें? भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा और क्रमबद्ध विवरण पुराणों में ही मिलता है। इनके रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। हाँ, लेकिन केवल 5 में ही राजाओं की वंशावली मिलती है। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड और भागवत। और सबसे पुराना और प्रामाणिक पुराण है मत्स्य पुराण, जिसका संबंध आंध्र सातवाहन वंश से है। धर्म ग्रंथों के अलावा अन्य साहित्य भी तो एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बिल्कुल। जैसे बौद्ध साहित्य में जातक कथाएं हैं, जिनमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, और उनका मुख्य ग्रंथ त्रिपिटक है, जो पाली भाषा में लिखा गया है। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जी, वहीं कुछ सेक्युलर ग्रंथ भी हैं, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र। ये मौर्यकालीन राजनीति की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है। और कल्हण की राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास है, और पाणिनि की अष्टाध्यायी, जो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो हुई साहित्यिक स्रोतों की बात। अब विदेश से आए यात्रियों के विवरण पर आते हैं। इनमें सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता भी कहते हैं। जी, उनकी किताब हिस्टोरिका। बिल्कुल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नाम है मेगास्थनीज का। वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और उसकी पुस्तक इंडिका मौर्य युगीन समाज का सबसे अच्छा विवरण देती है। सही। यूनानियों के बाद आए चीनी यात्री, जो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। इनमें फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया, और वेनसांग, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। ये दोनों प्रमुख हैं। वेनसांग ने तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। और उसका यात्रा वृत्तांत सीयू की नाम से प्रसिद्ध है। जी। फिर अरबी लेखकों में अल-ब्रूनी का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसकी किताब किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद, मतलब भारत की खोज, ये आज भी इतिहासकारों के लिए एक खजाना है। इसके बाद इब्न बतूता का नाम आता है, जिसका यात्रा वृत्तांत रहला है। और अब आते हैं हमारे चौथे और सबसे ठोस स्रोत पर, पुरातत्व। जी, इसमें अभिलेख, सिक्के, स्मारक ये सब आते हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, मतलब फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में बताइए, जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पुराने अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगासकोई का अभिलेख है, जिसमें मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य जैसे वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। फिर भारतवर्ष शब्द का पहला लिखित उल्लेख कलिंग राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। और सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य वो इरण अभिलेख से मिलता है, जो शासक भानुगुप्त से संबंधित है। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। जी। और सिक्कों के बारे में? प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे, और सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का काम यवन शासकों ने किया। चलिए, तो इस पूरे अध्याय से परीक्षा के लिए कुछ मुख्य बिंदु निकाल लेते हैं। बिल्कुल, एग्जाम फोकस के लिए। पहला, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? उत्तर, मुंडकोपनिषद। दूसरा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं और ये किस विषय पर है? उत्तर, चाणक्य, और ये राजनीति पर आधारित है। तीसरा, इंडिका किसने लिखी? उत्तर, मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। चौथा, हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? उत्तर, हर्षवर्धन। और पांचवा, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? उत्तर, हाथी गुम्फा अभिलेख। बहुत अच्छे। अब हम अध्याय 3 पर चलते हैं, जो है प्रागैतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये वो समय है जिसका हमारे पास कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। बिल्कुल, जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं है, उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसकी जानकारी हमें सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है, जैसे पत्थर के औजार,
और अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। जी, पहला पुरापाषाण काल या पैलियोलिथिक एज। इस युग का मानव शिकारी था और खाना इकट्ठा करता था। और मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज, आग का आविष्कार, वो इसी काल में हुआ। फिर दूसरा है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। इसमें पत्थर के बहुत छोटे औजार यानी माइक्रोलिथ का प्रयोग शुरू हुआ। और तीसरा है नव पाषाण काल, न्यूलिथिक एज। ये एक क्रांतिकारी युग था। इसमें पहिए का आविष्कार हुआ, कृषि की शुरुआत हुई और मनुष्य ने एक जगह बसना शुरू कर दिया। इस काल से जुड़े कुछ पहले तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु तांबा थी और बनाया गया पहला औजार था कुल्हाड़ी। और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। सबसे पहली उगाई गई फसलें थीं गेहूं और जौ। कृषि का पहला साक्ष्य पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिलता है। और चावल का सबसे पुराना साक्ष्य इलाहाबाद के पास कोल्डी हवा से मिला है। सही कहा। और पहला पालतू जानवर, मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता था। यहाँ कुछ नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। और भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। जी, जिसका सिंधी में अर्थ है मृतकों का टीला। और भारत में मनुष्य का सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है। तो इस अध्याय के एग्जाम फोकस पॉइंट्स क्या होंगे? एग्जाम फोकस, पहला, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? उत्तर, पुरापाषाण काल। दूसरा, पहिए का आविष्कार और कृषि की शुरुआत किस काल में हुई? उत्तर, नवपाषाण काल। तीसरा, मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? उत्तर, तांबा। चौथा, कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? उत्तर, मेहरगढ़। और पांचवां, भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की? उत्तर, रॉबर्ट ब्रूस फुट। बहुत ही स्पष्ट। अब हम अपने आज के अंतिम अध्याय पर आते हैं। अध्याय 4, सिंधु सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जी, रेडियोकार्बन C14 जैसी पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो सर्वमान्य काल है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। और ये एक आद्य ऐतिहासिक और कांस्य युगीन सभ्यता थी। हाँ, आद्य ऐतिहासिक मतलब प्रोटो हिस्टोरिक का अर्थ है कि इनकी लिपि तो थी पर उसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका है। इस सभ्यता की खोज और इसके विस्तार के बारे में बताइए। इसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी और ये एक पूरी तरह से नगरीय सभ्यता थी। इसका विस्तार तो बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा। उत्तर में मांदा, जो जम्मू कश्मीर में है, से लेकर दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र तक, और पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान तक। और स्वतंत्रता के बाद इसके सबसे ज्यादा स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। जी बिल्कुल। लोथल और सुतकोत्तदा इसके प्रमुख बंदरगाह थे। इस सभ्यता के शहरों की क्या खास बातें थीं और वहां से क्या-क्या महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं? इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी इनकी नगर नियोजन प्रणाली, मतलब टाउन प्लानिंग। शहर ग्रिड पद्धति पर बसे थे, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। और घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खोलते थे? जी, पीछे की गलियों में खुलते थे। इसका एकमात्र अपवाद लोथल है। मोहनजोदाड़ो से मिला विशाल स्नानागार तो सबसे महत्वपूर्ण स्मारक है। बिल्कुल। और वहीं से कांस्य की बनी एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, जिस पर भी कई सवाल बनते हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। सही। और अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन दोनों जगह से मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चन्हुदड़ो में थे। उनके समाज और धर्म के बारे में क्या जानकारी है? मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। समाज को मात्र सत्तात्मक माना जाता था। और पूजा? वे मातृदेवी और पशुपति यानी शिव की पूजा करते थे। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह भी शायद हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, ऐसा माना जाता है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि किसी भी मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। ये दिलचस्प है। जी, पशुओं में कुबड़ वाला सांड उनके लिए विशेष पूजनीय था और वे शवों को जलाने और दफनाने दोनों ही प्रथाओं का पालन करते थे। खोजकर्ता, ये याद करना भी जरूरी है। ये अनिवार्य है। जैसे हड़प्पा, रावी नदी पाकिस्तान, खोजकर्ता दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी पाकिस्तान, खोजकर्ता राखालदास बनर्जी। लोथल, भोगवा नदी गुजरात
और कालीबंगन घग्गर नदी राजस्थान। जी। और धौलावीरा लूनी नदी गुजरात, खोजकर्ता RS बिस्ट। और अंत में इस महान सभ्यता का पतन कैसे हुआ? कई कारण माने जाते हैं, लेकिन सबसे प्रभावी कारण बाढ़ को माना जाता है। तो सिंधु सभ्यता पर अंतिम एग्जाम फोकस क्या रहेगा? एग्जाम फोकस के लिए पहला, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? उत्तर 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। दूसरा, विशाल स्नानागार और कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली हैं? उत्तर मोहनजोदड़ो। तीसरा, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? उत्तर लोथल। चौथा, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? उत्तर कालीबंगन। और पांचवा, एक बहुत ही कॉमन सवाल, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? उत्तर होगा लोहा, क्योंकि ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। आज हमने प्राचीन भारत के इतिहास के शुरुआती 4 अध्यायों का एक गहन परीक्षा उन्मुख अध्ययन किया। हमने भारत के नामकरण से लेकर सिंधु घाटी जैसी एक उन्नत नगरीय सभ्यता के विकास और पतन तक को समझा। एक विचारणीय प्रश्न यहाँ ये उठता है कि सिंधु सभ्यता, जो मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी महान सभ्यताओं के समकालीन थी, उसमें हमें भव्य मंदिर या राजाओं के विशाल महलों के अवशेष क्यों नहीं मिलते? उनकी सामाजिक और राजनीतिक संरचना आखिर कैसी रही होगी, जहां शासक वर्ग अपनी शक्ति का इस तरह का प्रदर्शन नहीं करता था? ये आज भी इतिहासकारों के लिए एक बड़ा रहस्य है। इस पर जरूर सोचिएगा। अगली कड़ी में हम लूसेंट के अगले अध्यायों के साथ अपनी इस यात्रा को जारी रखेंगे। धन्यवाद।